अगर ये आवाज आई है मैं करूंगा, या सर मैं कोशिश करूंगा, सर मैं लड़ूंगा, तो ये वीडियो आखिरी तक देखना। अगर अपने आप पे तरस खाना छोड़ दो तो आगे आ जाओ। अगर किसी ने ये सोच लिया है कि आखिरी में मैं हर लेक्चर का वन शॉट देखूंगा और मेरा हो जाएगा, तो वो भ्रम में है। सबको कुशाग्र सर की तरफ से प्रणाम, सलाम, स्वागत है। यहाँ का आप टॉपिक पेज जो लगा हुआ है या नीचे जो लिखा हुआ होगा पढ़ के ही आए होगे, इस वीडियो पे वो देख के आए होगे पक्का। और ये टॉपिक पढ़ के, ये हेडिंग देख के बड़े बड़े शब्दों में 700 प्लस स्कोर, 4 महीने लेफ्ट, कैसे होगा? मन में से एक आवाज आई होगी ना तगड़ी वाली। क्या कह रही होगी वो आवाज? क्या कह रही होगी वो आवाज? ये कह रही होगी नहीं होगा। अगर तुम्हारे अंदर से वो आवाज आई है नहीं होगा, तो अभी वीडियो बंद कर दो, अपना समय बर्बाद मत करो। अगर वो आवाज आई है, पर अगर ये आवाज आई है मैं करूंगा, या सर मैं कोशिश करूंगा, सर मैं लड़ूंगा, तो ये वीडियो आखिरी तक देखना। आप लोगों का स्वागत है बच्चों। हर बच्चे का इशू यही रहता है कि सर यहां पर अब मेरा सैचुरेशन आ गया है, सर अब मैं थोड़ा परेशान हो चुका हूं, सर अब मुझसे मेहनत नहीं हो पा रही है। अरे मेरे भाई, कितनी महीनों की तैयारी की है तुमने? 8 से 9 महीने की तैयारी तो हो चुकी है। कितने महीने की बची है? 4 महीने की बची है। जब सोचने से पहले, जब ये नहीं सोचा हमने कि सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव पर सबसे कठिन एग्जाम में जा रहे हैं, और जब हमने ये नहीं सोचा कि जिस जंग में हम उतर रहे हैं वो कितनी खतरनाक है, तो अब क्यों सोचना है कुछ और महीने उस जंग में लड़ने के लिए? यहां पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने आया हूं, कुछ ऐसे कठोर सच बताने आया हूं जिससे आपको 700 प्लस स्कोर आपके 4 महीने में मिलने में, आने में संभवता होगी। मैं नहीं कह रहा आएंगे, पहले ही बोल रहा हूं। गारंटी नहीं है कि ये वीडियो देख लो 20-22 मिनट 25 मिनट का और आ गए। ये अगर सोच के आए हो तो तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। और अगर ये एक एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज करने के लिए आए हो, अपने आप को सुधारने के लिए आए हो, अपने आप के सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आए हो, तो बिल्कुल सही समय पे सही जगह आए हो। तैयारी कितने महीने की थी सर? एटलीस्ट 10 से 11 महीने, 10 महीने की तैयारी तो थी, 11 महीने की तो थी। बच्चे कितने हैं? 4। पूरे साल क्या किया सर? पता नहीं कहां निकल गया। ऐसा ही होता है ना सबके साथ, यही सोचते रहते हैं ना हम, पूरा साल कहां निकल गया। पूरा साल इंसान की एक आदत होती है, जब तक आग नहीं लगती वो घर नहीं छोड़ता, जब तक बोट डूब नहीं जाती तब तक वो बोट तैरना नहीं सीखना चाहता। इस खासियत की वजह से आप में से मेजॉरिटी बच्चे अभी परेशान होंगे, तृप्त हो चुके होंगे, मतलब झुलस गए होंगे। सर अब तो मन करता है भाग जाऊं 1 महीने की, फिर आऊंगा नीट के बाद। अरे वाह, उसके बाद अगले साल सर एक और ड्रॉप ले लेंगे। बहुत बढ़िया, मस्त आइडिया है। तब क्यों ले रहा? अभी ले ले। तब क्या करेगा ड्रॉप में? साल भर फिर जनवरी में ही आके एक वीडियो देखेगा, और तब क्या करोगे? जनवरी में आके फिर से एक नया वीडियो आएगा। अब 4 महीने में क्या करना है? बस ये बदल के क्या हो जाएगा? 26। ये बदल के क्या हो जाएगा? 26। होगा नहीं होगा? ड्रॉप तब लेना, तब समझना, तब करना जब ठान लो कि हमारी गलती क्या है, हमारे अंदर कमी क्या है। किसमें कमी है? कमी किसमें है भाई? पेपर में कमी है? नहीं, पेपर में लाते हैं 720। टीचर में कमी है? हो सकती है, पर मैं मेरी कमियां सामने रख रहा हूं। संस्था में कमी है? इतने प्रोज हैं कि कॉन्स को आउटवे कर देते हैं। तो कमी किसमें? कमी यह है कि हमने सीख लिया है कैसे कैसे एक्सक्यूजेस निकल सकते हैं, कैसे कैसे हम अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं। अगर अपने आप पे तरस खाना छोड़ दो तो आगे आ जाओ। तरस खाना अगर अपने आप पे छोड़ दिया है, अभी से डिसाइड कर लिया है मैं अपने आप पे तरस नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी, तो वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। 3 तरह के मुझे स्टूडेंट दिखते हैं जनरली, 3 तरह के। एक जो ऐसा लगभग स्कोर लाते हैं, स्टूडेंट 1, सेम टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, सेम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, सेम समय पढ़ते हैं। एक जो इतने मार्क्स लेके आते हैं। दूसरे
जो लगभग इतने मार्क्स लेके आते हैं, तीसरे जो लगभग इतने मार्क्स लेके आते हैं। ऐसा नहीं है इनके बीच में नहीं होते, इनके बीच में भी होते हैं, पर ये एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। सर ये 3 स्टूडेंट क्यों हैं सर? पढ़ाई तो सेम कर रहे हैं, मेहनत तो सेम कर रहे हैं, सेम एफर्ट्स लगा रहे हैं, सर वाई 3 स्टूडेंट्स? एंड सबसे बड़ी बात सर, वाई आर देयर सो मच डिफरेंस इन दीज 3 इफ दे आर स्टडिंग फॉर द सेम टाइम? अगर वो सेम समय, सेम कोचिंग, सेम एग्जाम, सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, क्या सर बच्चे में कोई कमी है? मेरे दादाजी कहते थे, ग्रैंड डैड, ही वॉज अ प्रोफेसर। वो आप सोच लो किसके समय में, जब इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। वो कहते थे कि बेटा, इंसान के दिमाग में सिर्फ 19-20 का फर्क होता है और 0.001% में 21 का हो जाता है, पर जनरल इंसान के दिमाग में सिर्फ 19 और 20 का फर्क होता है। मुझे नहीं लगता कि एक टॉपर, एक रैंकर, एक AIR गिवर और किसी एवरेज स्टूडेंट में इतना फर्क होता है कि वो इतना डिफरेंस प्रिज्यूम कर पाए, इतना डिफरेंस जस्टिफाई कर पाए। तो डिफरेंस आता कहां से? इस डिफरेंस को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूं। 2 लकड़हारे थे। लकड़हारे पता है ना, लकड़ी काटते थे। एक दिन भर लकड़ियां काटता था, 10 घंटे 12 घंटे। सोचता था जितनी देर लकड़ियां काटूंगा उतना मेरा बंडल बढ़ जाएगा। और एक लकड़हारा वो 6 घंटे लकड़ियां काटता था। जो ज्यादा घंटे काम करता था, पहला लकड़हारा, वो सोचता था दूसरा वाला तो बेवकूफ है, दूसरा वाला तो बेवकूफ है, 6 घंटे काम करता है, मेहनत नहीं करनी आती, मैं हूं सबसे अच्छा आदमी, मैं हूं सबसे बेहतर स्टूडेंट, मैं हूं सबसे बेहतर लकड़हारा। आखिरी में जब महीना खत्म होता था तो जितने पहले लकड़हारे ने लकड़ियां काटी थी उससे कहीं ज्यादा दूसरे लकड़हारा लकड़ियां काट देता था। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता था? जब ये दोनों मिले पता लगा कि पहला लकड़हारा लकड़ियां काटता जाता पर कभी अपनी कुल्हाड़ी पे ध्यान नहीं दिया, और दूसरा लकड़हारा जब 6 घंटे काम करता उसके बाद जब वो ब्रेक लेता वो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता। जब वो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था उससे अगले दिन वो ज्यादा तेजी से लकड़ियां काट पाता था। फिर वो अपनी धार तेज करता, तीसरे दिन और तेजी से। दोनों काम बराबर कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, और एक क्या कर रहा है? एक कर रहा है गधा मेहनत, मजदूरी, और एक क्या कर रहा है? स्मार्ट वे में काम। सर हमारे पास तो ना लकड़ी है ना हमारे पास कुल्हाड़ी है, हम क्या करें? तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हारा दिमाग है जिसको तुम अपने इमोशंस से भर देते हो। तो आज एक चीज डिसाइड करो, अपने आप को सबसे पहले इमोशनलेस बनाओ। इमोशंस को कुछ महीनों के लिए त्याग दो। रोना है, चिल्लाना है, आज रो, आज चिल्लाओ, खत्म करो। ऐसा चिल्लाओ पूरे के पूरे पटना को सुनाई दे, पूरे के पूरे बिहार को सुनाई दे, पर आज के आज इमोशंस खत्म करो। अब रोबोट बनना है 4 महीने के लिए, टूटा है, और रोबोट बन के ही काम करना है। तो पहला काम, जब इमोशंस कट जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे, अब दिमाग में ये प्रेशर नहीं होगा कि पेरेंट्स हमें क्या कह रहे हैं, टीचर्स हमें क्या कह रहे हैं, घर पे से हमें क्या ताने मिल रहे हैं, दोस्त हमें क्या ताने दे रहे हैं, मोहल्ला क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा जब तुम इमोशंस को छोड़ दोगे। 4 महीने की बात कर रहा हूं, उसके बाद इमोशनल हो जाना, पढ़ जाना, जिस चीज में पढ़ना है, जिसके पीछे पढ़ना है पढ़ जाना, जिसके दोस्ती करनी है कर लेना, जिसके लिए दोस्ती निभानी है निभा लेना। 4 महीने इमोशंस को त्याग दो। अगर ये त्याग दोगे तो आगे चल लो। तो पहले अपने माइंड पे कंट्रोल लाना सीखो। नेक्स्ट पार्ट, हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी तकलीफें क्या क्या हैं, बिकॉज विदाउट प्रॉब्लम्स नो सोल्यूशन, एंड नो सोल्यूशंस प्रॉब्लम विल एग्जिस्ट। प्रॉब्लम्स क्या है सर? ये 4 प्रॉब्लम है सर, ये 4 प्रॉब्लम हम सबको रहती हैं सर। याद नहीं रहता सर, याद नहीं रहता, पढ़ा था भूल गए, या ऐसा है ना। तुम में से 90% लोग ये कहते हैं, और ये यहां पर नहीं, ये दुनिया के 90% स्टूडेंट्स कहते हैं, सर क्वेश्चंस पढ़ के बार में क्लिक नहीं करता, जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो पहली बार में क्लिक ही नहीं कर रहा, सर क्या करना है? इसमें इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तुम प्रॉब्लम हो। इंग्लिश इशू नहीं है, ये नहीं है कि तुम्हारी हिंदी मीडियम से पढ़ाई हुई है, या तुम्हारी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हुई है, या तुम्हारी बिहार मीडियम से पढ़ाई हुई है, या तुम्हारी कर्नाटक मीडियम से पढ़ाई हुई है। इसमें जो इशू है वो पता करेंगे, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। इसमें बहुतों का
इसमें बहुतों का सहयोग हो सकता है, मे बी इसके बारे में बात करेंगे। सैचुरेशन आ गया है। क्या होता है सैचुरेशन? नया शब्द सीख लिया, फैंसी था सैचुरेशन। सर ने सिखाया था सैचुरेशन, सैचुरेशन। बेटा प्रॉब्लम डिटरमाइन कर ली है, तो अब इसके सोल्यूशन देखो। अच्छा, यहां मैंने वो वाली प्रॉब्लम नहीं लिखी है जो कई तुम्हारे संग होती होंगी। कैसे? कौन सी प्रॉब्लम? सर मन नहीं लगता है, सर पढ़ाई नहीं होती है। ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे लिए एक्सक्यूजेस हैं। ये प्रॉब्लम्स नहीं, एक्सक्यूजेस हैं। ये तुम जिंदगी भर दे सकते हो, 2 जिंदगी मिल जाएगी उसमें भी दे लोगे, भगवान बन जाओगे तो भी क्या पता तुम एक्सक्यूज ही दे रहो। एक्सक्यूज एक्सक्यूज। मन नहीं लगता है, मन नहीं करता है, मैं नहीं झेलूंगा इसको, अब तो नहीं झेलूंगा। 9 महीने झेल लिया, 8 महीने झेल लिया, अब ये मन नहीं लगता है एक्सक्यूज नहीं झेलूंगा। मन नहीं लगता है तो डिसाइड कर लो अगले साल में क्या करना है, अभी से ड्रॉप ले लो, अगले साल का पढ़ाई करो। और मन लगता है आओ। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप सबसे पहले जब पढ़ते हैं तो आप तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं अपने पढ़ाई को। थोड़ी देर सर पढ़ लिया, थोड़ी देर सर मन उठ गया, थोड़ी देर सर ये कर लिया, थोड़ी देर सर मन उठ गया, थोड़ी देर और पढ़ाई कर ली, थोड़ी देर सर को ये हो गया। तो सर पानी पीने जा रहा हूं, अरे पानी पीने में 1 घंटा किसको लगता है भाई? पानी पीना 10 सेकंड का प्रोसेस है, पानी पियो रख दो। आपकी पढ़ाई इनकंसिस्टेंट है, आपने एक चैप्टर पढ़ा ही नहीं कंटिन्यूअसली, आपने एक चीज की नहीं कंटिन्यूअसली। हर चीज को अलॉटेड टाइम दीजिए, हर चीज के लिए आपको एक निश्चित समय चाहिए। अगर आप 1.5 घंटे कुछ पढ़ रहे हैं तो आप 1.5 घंटे कुछ पढ़िए ना, आप 2 घंटे कुछ पढ़िए ना। बीच में 10 सेकंड का ब्रेक ले लिए, 30 सेकंड का ब्रेक ले लिए, चल के आ जाइए। एग्जॉस्ट हो जाए ठीक है, मानता हूं दिमाग एग्जॉस्ट हो सकता है, ब्रेक चलते हैं, पर ये नहीं कि हम ब्रेक लेके पबजी खेल रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। वो तो हमारा दिमाग और खराब कर रहा है, वो तो हमारी कुल्हाड़ी को और कमजोर बना रहा है। क्वेश्चंस पढ़ के पहली बार में क्लिक नहीं होते, क्वेश्चन पक्के बना नहीं रहे हो, क्वेश्चन कम बना रहे हो, क्वेश्चन बढ़ाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओ। और बढ़ाने का मेरा मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन पे बार बार बैठे रहो। अरे जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको छोड़ो ना यार, तुम्हारे पास क्वेश्चन की कमी है, क्वेश्चन बैंक की कमी है क्या? तुम्हें किसी ने कम क्वेश्चन दिए हैं? हमारे पास 400-500 क्वेश्चन मॉड्यूल में है। ये प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन पढ़ के पहली बार में क्लिक नहीं हो रहे करते। इसके लिए तुम्हें क्वेश्चंस को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। बिल्कुल ये मान सकता हूँ, ये दोनों की तरफ से हो सकता है, मेरी तरफ से भी हो सकता है, तुम्हारी तरफ से भी हो सकता है। फरवरी तक सिलेबस तो चलेगा ही, जो बैच का कंप्लीशन डेट है वहां तक तो सिलेबस जाएगा ही ना, वहां तक तो चलाऊंगा सिलेबस। सर अभी के सिलेबस के संग पिछला सिलेबस दिक्कत आती है, एआईटीएस में आ रहा है कुछ, हम पढ़ रहे हैं कुछ, कैसे कंप्लीट करूं, कैसे कंप्लीट करूं सर? बेटा इसके पीछे रीजन है कि अगर हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे, जो हमारा पुराना पढ़ा हुआ है वो एक बाधा बन के रह जाता है। अब उसके 2 ऑप्शन देता हूं मैं आपको, या तो आप क्या कीजिए, या तो आप उस चैप्टर को अपनी दुनिया से निकाल दीजिए और सोचिए कि बाद में आएगा, और सोचिए कि वो चैप्टर बाद में आएगा, या ये डिसाइड कर लीजिए कि वो चैप्टर को कैसे भी मुझे किसी 1-2 दिन में निपटाना है। सैचुरेशन आ गया है, थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। स्टडिंग विदाउट क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हम अपने दिमाग का मेंटेनेंस ही कर रहे नहीं है यार, हम कंटिन्यूअसली पढ़े जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं। अगर आप पढ़ अगर आप मैं ये नहीं बोल रहा कि आप में से बहुत सारे पढ़ते नहीं, आप बहुत सारे पढ़ते भी हो, 10-10 घंटे पढ़ते हो, पर क्या 10 घंटे गाड़ी चलाने से गाड़ी का इंजन गर्म नहीं होता है? तो ये इंजन नहीं है, ये गर्म नहीं होगा क्या? इसको ठीक करने का, इसको मेंटेन करने का तरीका ये है कि बार बार छोटे छोटे ब्रेक लेते रहिए। अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं तो मैं मेक श्योर करूंगा 10 घंटे में से 2 घंटे मेरा ब्रेक हो, या 1.5 घंटा मेरा ब्रेक हो, 1 घंटे मेरा ब्रेक हो। एटलीस्ट मुझे ये तो पता हो कि मेरे दिमाग में पानी जा रहा है, मेरे नाक में ऑक्सीजन जा रहा है, मेरे लंग्स में ऑक्सीजन जा रहा है, मेरे मुंह में पानी पड़ रहा है, मुझे मेरी आंखों का आराम मिल रहा है, मेरी आंखें 1 घंटे सो भी रही है, 2 घंटे सो भी रही हैं। तो मेरे पास सैचुरेशन मिटाने का तरीका है कि आप क्या कीजिए, एक मेंटेनेंस बनाइए, अपने आप की मेंटेनेंस भी करना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा समय दीजिए अपना। अगली बात, सोल्यूशन क्या है? यहां से शुरू होता है हमारा 700 मार्क्स तक की जर्नी का तरीका। 700 मार्क्स तक की जर्नी का तरीका, हम जंग लड़ रहे हैं ना, तो जंग के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन फॉर वॉर। तो हमें 2 चीजें बनानी है, एक तो वॉर की तैयारी कर लो और एक वॉर की स्ट्रैटेजी बना लो। वॉर की तैयारी कर लो, एक वॉर की स्ट्रैटेजी बना लो। वॉर की तैयारी कैसे करोगे? सोल्यूशन बोलना आसान होता है, करना आसान नहीं होता। क्योंकि बोलना आसान है, मैं तो बोल जाऊंगा,
अगर तुम्हें करना है तो आज तुम्हें एक बात याद रखनी पड़ेगी, एक चीज त्यागनी पड़ेगी आज से। अपना एक्सक्यूजेस त्याग दो, ये त्याग दो, अपने मन से ये निकाल दो कि तुमने इतना समय बर्बाद कर दिया। क्योंकि अगर इतना समय बर्बाद कर दिया तो ठीक है, अगर ये जो समय जो अब आ रहा है और ये जो समय हमारे पास है ये बर्बाद हो गया तो 1 साल और बर्बाद हो जाएगा। नीट 2026, नीट 2027, वरना क्या ऑप्शन है? तुम भाग जाओगे बीएससी करने, बीए करने, बीकॉम करने। अरे जिस तैयारी में तुम लगे हुए हो उस तैयारी को अच्छे से पूर्ण रूप तक पहुंचा ही दो ना, क्योंकि तुमने तैयारी शुरू कर दी है, तुमने मेहनत कर लिया है, हथियार उठा लिया है, अब उस हथियार से सर भी काट दो। तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम इस तैयारी की, इस लड़ाई की? सबसे पहले वीकली टेस्ट को मैनेज करना शुरू करो। जो हफ्ते हफ्ते के टेस्ट हो रहे हैं उनको दो। सिंगल चैप्टर टेस्ट होते हैं, क्लास के पढ़ाए हुए सब्जेक्ट्स पे होते हैं। सर कैसे करेंगे? सर क्लास के पढ़ाए हुए चैप्टर्स क्लास में कंप्लीट हो जाते हैं, उसके मॉड्यूल सॉल्व होती है, उसकी डीपीपी सॉल्व होती है, तो उनको कर क्लास में ही करना है ना, हमें उनको क्लास में ही याद रखना है। और हर बार जब भी क्लास में कुछ डिस्कस हो उसको घर जाके 2 घंटे इन टोटल ऑल सब्जेक्ट्स को देने ही देने हैं। मान लिया 8 में से 2 घंटे उनको दे दिए तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? 8 में से अगर तुम 8-10 घंटे पढ़ाई करो, 2 घंटे करंट सिलेबस को दे दिए तो वो भी तो सिलेबस ही है। ठीक है। दूसरी बात, नोट्स को कंप्लीट करो, सारे चैप्टर जितने हो चुके हैं उनके लिए। अगर आपके नोट्स कंप्लीट नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कि आप बिना असला बारूद के घुस गए हो लड़ाई में। असला बारूद तो कैलकुलेट करो, रखोगे ना अपने पास लड़ाई के लिए, है ना? तो उस असला बारूद के लिए आपको नोट्स कंप्लीट रखने हैं। दूसरी बात, एक गुड क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। अच्छे सवाल का क्वेश्चन बैंक लो। कहाँ से लो? अपने टीचर से पूछो कौन सी बुक हम ले सकते हैं। बुक नहीं ले सकते, ऑनलाइन पीडीएफ लो। टीचर से पूछो सर मुझे क्वेश्चन बैंक दे दो। अगर किसी को फिजिकल केमिस्ट्री या क्वेश्चन बैंक चाहिए वो मुझसे मांग सकता है, वो मुझसे मिल सकता है। मुझसे मिलिए, मुझसे मांगे, मैं दे दूंगा। अपने जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स उनके टीचर से बोलो कि हम कहाँ से क्वेश्चंस, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब टॉप नॉच लेवल के, हर कोई लल्लू पल्लू क्वेश्चंस नहीं, मॉड्यूल के 1000 क्वेश्चन नहीं, हमें बिल्कुल प्रिसाइज क्वेश्चन चाहिए। प्रिसाइज क्वेश्चन मतलब जिस क्वेश्चन से हमें पता हो कि इधर से ही नीट में से क्वेश्चन बनेंगे। अगली बात, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मुला नोट्स बनाओ। किसके लिए? पीसी और फिजिक्स के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए क्या होने चाहिए? शॉर्ट नोट्स और फॉर्मुला नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। भाई कब तक नोट्स पढ़ोगे? कितनी बार पढ़ोगे? अभी तक हम यही सोचते रह जाते हैं। भाई मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, जब एक स्टूडेंट पढ़ाई करने बैठता है तो उसको यही नहीं पता होता कि मेरे पास चैप्टर कितना बड़ा है, उस चैप्टर में क्या क्या आ रहा है, उस चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उस चैप्टर में मैक्सिमम टॉपिक्स कौन से कवर होने, उस चैप्टर का वेटेज क्या है। और हम क्या करते हैं? कूद जाते हैं। हमें ये तक नहीं पता कि हमारा क्या बोलते हैं, हमारा चैप्टर की डेप्थ क्या है, और हम उस चैप्टर में कूद गए। पानी की गहराई नहीं पता, पानी में कूद गए बिना तैरना सीखे। मैं 6 फुट तक में तैर सकता हूँ, 8 फुट 9 फुट में दिक्कत आती है, और तुम कूद गए। तो पहले अपने चैप्टर को एनालाइज करो, पहले अपने चैप्टर को समझो कि ये चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। अगर चैप्टर के पहले पन्ने पे एनालिसिस लिख लोगे तो क्या बुरी बात हो जाएगी? अपने पहले चैप्टर पे एनालिसिस लिखो अपना, अपने नोट्स के पहले पन्ने पे एनालिसिस लिखो। अगली बात, माइंड मैप्स प्रिपेयर करो। बॉटनी, जूलॉजी, ओसी, आईओसी क्या होना चाहिए? माइंड मैप्स। माइंड मैप्स मतलब छोटे छोटे नोट्स, ये आपके होने चाहिए और बहुत जल्दी बनने चाहिए। अगर आपके कोई भी नोट्स बनने में, घर के बने हुए नोट्स, हाथ के बने हुए नोट्स, नॉट द क्लास नोट्स, बनने में अगर 20, 25, 30 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं तो आप गलत बना रहे हो नोट्स। आप उनको बना रहे हो बिल्कुल फैंसी 4 पेन, 8 स्केल, 3 इरेजर से नहीं, बिल्कुल घिसे हुए फास्टेस्ट, शॉर्टेस्ट, सिंपलेस्ट नोट्स होने चाहिए ऐसी राइटिंग में जो आपको समझ में आ जाए। फ्लॉज और स्ट्रेंथ को जानिए, ये जानिए कि हमारी क्या कमजोरी है। अंग्रेजी कमजोरी है, ऐसी टर्म्स हिंदी में याद रखो जिसको तुम दूसरे पार्ट में हिंदी में देख पाते हो। पेपर में 2 भाग आते हैं, इंग्लिश, हिंदी। अगर ऐसी टर्म्स है, फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स समझ में नहीं आता, सांद्रता के पद, मोलैरिटी मोलैरिटी कहलाती है, मोलैलिटी मोलैलिटी कहलाती है। ठीक है। तो अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स को अगर हिंदी में भी याद रखना शुरू कर पाओ, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके फ्लॉज ऐसे खत्म हो जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन लगाओगे अंग्रेजी में तो फ्लॉज ऐसे ही खत्म होने लगेंगे आपके हिंदी मीडियम वालों के। तो अगर आपकी थ्योरी फ्लॉज है
तो आप थ्योरी मैक्सिमम रिटेन करो। कैसे रिटेन करो? बार बार रीडिंग मारो, और एक ही चीज की बार बार मत मारो, पूरे टॉपिक की रीडिंग मारो, कंसिस्टेंट रीडिंग मारो। 4 लाइनें, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। लाइन 4 में दिक्कत है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 समझ में आ गई, लाइन 4 को छोड़ दो, लाइन 5 पे आओ। 6, 7, 8 समझ आ गई, 9 में दिक्कत है, 9 छोड़ दो। लाइन 9 समझ में आ गई, 10 छोड़ दो। 10 समझ में आ गई, 11 आ गई, 12 आ गई, 13 नहीं आई, छोड़ दो। उस पर मार्क लगा दो, कोई लाल पेन, कोई मार्कर से मार्क लगा दो, और ये आपको एक साथ टीचर के संग डिस्कस कर लेनी है। तो आपके अगर जूलॉजी, बॉटनी, ओसी, आईओसी में ऐसे लाइनों वाला इशू आ रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने मेंटोर से मिलना है, आपको अपने टीचर से मिलना है, और उसके संग डिस्कस कर लेनी है ये लाइनें, जैसे ही आपका कोई टॉपिक खत्म हो। अगर आपने नहीं की तो वो आपकी गलती है। बैठ के क्लास में पूछ लो, क्लास के बाद पूछ लो, कभी भी पूछो, पर वो आपको करनी है डिस्कस। तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जूलॉजी में और आईओसी और ओसी और बॉटनी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके समझ में नहीं आ रहा, आपको अपने टीचर से उसको डिस्कस कर लेना है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन हो गई, अब लड़ने जा रहे हैं। लड़ने जाने से पहले, नीट के पेपर से पहले स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए आपको। हर समय, अब ये मान लो कि हर समय आपके पास एटलीस्ट 30 मॉक टेस्ट अवेलेबल रहने चाहिए। कहीं से भी निकालिए, किसी भी कोचिंग के मटेरियल से निकालिए। आपको आपकी कोचिंग से तो मिल ही जाएंगे, आप किसी और कोचिंग से अगर आप निकाल सकते हैं वो भी निकालिए। जितना तसला बारूद आप ले सकते हैं, आपका आपके लिए अच्छा है। भले ही वो पाकिस्तान से है, भले वो चाइना से है, गोली गोली होती है। वैसे मॉक टेस्ट हैं, 30 से 50 मॉक टेस्ट हमें देने हैं। पेपर करने से पहले मॉक टेस्ट देने हैं, पेपर के बाद मॉक टेस्ट देने हैं। अगर सुबह उठ गए जल्दी मॉक टेस्ट देना है, रात को सो गए जल्दी मॉक टेस्ट देना है, और अगर ऐसा मुंह बन गया मॉक टेस्ट से पहले, तो इसका मतलब तुम में जिगरा ही नहीं था पेपर देने का। तो ये मॉक टेस्ट से पहले खुशी होनी चाहिए कि मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूं, ना कि मुंह बनना चाहिए। दिस शुड बी योर सेकंड पर्सनैलिटी। मॉक टेस्ट पीछे आने चाहिए, आपके मॉक टेस्ट आपके दिमाग में घूमने चाहिए। जब तक मॉक टेस्ट होंगे नहीं, दैट विल बी योर friend, that will be your sakha, that will be your सारथी, that will be your साथी, that will be everything। मॉक टेस्ट अब से याद रख लो। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट के बाद क्या करेंगे? अपने स्कोर्स को एनालाइज कीजिए। अरे हम ना ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, 400 मार्क्स है, 500 मार्क्स है, 300 मार्क्स है। अबे क्यों आए? कौन सा टॉपिक खराब रह गया? कौन से टॉपिक में गलती हो गई? कौन से टॉपिक में परेशानी थी? ये तो एनालाइज करेंगे। वी विल एनालाइज द पेपर एग्जैक्टली, एंड उस पेपर को एनालिसिस के बाद अटेम्प्ट करेंगे। तो ये बात याद रखिए, जैसे ही आपने कोई भी पेपर दिया, मॉक टेस्ट दिया, एनालाइज कीजिए उस पार्ट को, फिर अटेम्प्ट कीजिए। टेस्ट पेपर दे क्या है, सिटी टेस्ट दे क्या है, उसको एनालाइज कीजिए, उसको अटेम्प्ट करिए। एआईटीएस दे क्या है, उसको एनालाइज कीजिए, उसको अटेम्प्ट करें। सारे पेपर्स का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। आपके पास उसको एनालाइज करके आपको पता होना चाहिए कि आपकी मिस्टेक्स क्या है, आपने क्या छोड़ा है, आपने क्यों छोड़ा है। आप उसको क्या, अगर दोबारा पढ़ के एक बार देख के समझ पा रहे हैं तो उसको दोबारा कीजिए। जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है, जिंक थोड़ी ना खाते हो, आयरन ही खाते हो। वैसे ही अपनी डेफिशिएंसीज को प्रैक्टिस करो, जैसा मैंने आपको बताया अभी। प्रैक्टिस इज द ओनली वे और ओनली थिंग दैट विल मेक यू परफेक्ट। अब मैं बार बार ये जो चीज बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस, अब आपको कंसाइज होना है। आप मॉड्यूल नहीं कर सकते इस समय, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, आपको आपके टीचर के दिए हुए टेस्ट लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं, आपको टीचर के दिए हुए क्वेश्चन लगाने हैं, नोटबुक क्वेश्चन। आपको एक मास्टर क्वेश्चन लगाने हैं। मास्टर क्वेश्चन मतलब जो आपने क्वेश्चन बैंक बना लिया है थोड़े से क्वेश्चंस का, उसमें सबसे अच्छे क्वेश्चंस। और आखिरी में, अगर किसी ने ये देख लिया है, अगर किसी ने ये सोच लिया है कि आखिरी में मैं हर लेक्चर का वन शॉट देखूंगा और मेरा हो जाएगा, तो वो भ्रम में है। या मैं कुछ चैप्टर छोड़ दूंगा मेरा हो जाएगा, वो भ्रम में है। आपको ही पता है 700 मार्क्स लाने के लिए आपको कितने मार्क्स खोने पड़ेंगे? बस 20 मार्क्स। मतलब यू ओनली हैव 20 मार्क्स टू लूज, और वो 20 मार्क्स तो ऐसे ही चले जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग तो हम एक सब्जेक्ट में 20 की कराते हैं। तो वही तो है जो हमें एनालाइज करना है कि हमारी नेगेटिव मार्किंग कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, जब हमें सब आता है। तो अगर हमें 720 में से 700 लाने हैं, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें देखनी है कि हमारा सोल्यूशन क्या रहेगा, हमें कैसे लड़ाई के लिए तैयार करनी है, और हमें कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी है।
एक चीज जो हर बच्चे के संग होता है और जो हर बच्चा परेशान गलती करके आता है, वो ये है कि वो चैप्टर्स को कभी भी समझता ही नहीं। थ्योरी पढ़ ली, समझ ली, चलो मान लिया, क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ लिए, अरे ये तो देखो कि क्या कहाँ से आ रहा है। जैसे मेरे पास यहाँ 3 चैप्टर है केमिस्ट्री के, पीरियोडिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, डीएनएफ ब्लॉक, 2 आईओसी के, 1 ओसी के। अगर मुझे पीरियोडिसिटी पढ़ने से पहले पता होगा कि उसमें 5 साल में से 5 सवाल आए हैं और एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन पर ईयर 1 होता है, तो मुझे पता है कि पीरियोडिसिटी से सवाल नहीं आते, तो क्या पीरियोडिसिटी छोड़ दूं? अरे नहीं बावड़ी पूछ, पीरियोडिसिटी छोड़ दोगे तो जेड इफेक्टिव, रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन, एटॉमिक आयनिक रेडियस, ये सब कैसे ट्रेंड जानोगे? पर ये तो पता हो सकता है कि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कैसे हैं जिनको हमें आना ही चाहिए। जेड इफेक्टिव हो गया, एटॉमिक आयनिक रेडियस हो गया, वैन डर वाल्स रेडियस हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, आयनाइजेशन हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो हमें भी पता है, ये तो हमें कहीं भी लिखे मिल जाएंगे, ये तो हमें केमिस्ट्री वाले सर ने ही बताए हैं, ये तो बहुत स्ट्रेस कर करके थक चुके हैं। अरे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर ये हैं, तो जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम टाइम इनको दो। ये मत करो कि पहले 3 पन्ने की रीडिंग ही हम मारते रहें। अगर पहले 3 पन्ने की रीडिंग ही मारते रहोगे तो जॉन सीना बन जाओगे, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ वो 3 पन्ने ही दिखेंगे और लगेगा वो इंपॉर्टेंट है, हमने भ्रम बना लिया कि ये इंपॉर्टेंट है और यही आएगा। अरे एक्चुअल में इंपॉर्टेंट तो तुम्हें मिलेगा एनालिसिस करके चैप्टर का, जो मैं बोल रहा हूं कि चैप्टर के शुरू में। वैसे ही थर्मो में 5 साल में 11 आए हैं, मतलब हर साल 2.2 क्वेश्चंस आते हैं। ये तो देखो कहां से आ रहे, हम हीट क्यों पढ़े जा रहे हैं सर, हम थर्मो केमिस्ट्री में सारा टाइम क्यों लगा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन आते हैं फंक्शन से, प्रोसेस से, प्रॉपर्टी से, डेल्टा यू से, वर्क से, एंथैल्पी से, एंट्रोपी से। वैसे ही डीएनएफ ब्लॉक, अरे यार जब तुम्हें पता है कि पिछले 5 साल में 16 क्वेश्चन आ चुके हैं और आपको पता है कि हर साल 3.2 क्वेश्चन आते हैं, 3.2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है भाई, तो डीएनएफ ब्लॉक तो सबसे पहला चैप्टर होना चाहिए। हम क्यों हमारी पीरियोडिसिटी या पी ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पूरा का पूरा समय बर्बाद कर देंगे? हाँ मुझे पता है कि पढ़ाते समय तो सर ने ऐसे पढ़ाया था, अरे क्योंकि पढ़ाते समय तो एक फ्लो होता है ट्रेंड का, अगर ये नहीं पढ़ेगा तो वो नहीं पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं पढ़ोगे। पर जब पढ़ लिया है तो रिवीजन के टाइम पे तो हमें पता है ना डीएनएफ ब्लॉक क्या है, डीएनएफ ब्लॉक में क्या क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सबके ट्रेंड्स हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के ट्रेंड्स हैं। जब हमें ये पता है, जब हमें पता है तो हम ये थोड़ी ना करेंगे अब कि भाई पहले पी पीरियोडिसिटी पढ़ूंगा, फिर बॉन्डिंग पढ़ूंगा, फिर पी पढ़ूंगा, फिर डीएनएफ पढ़ूंगा। नहीं, रिवीजन के टाइम पे पहले डीएनएफ उठाओ, कोऑर्डिनेशन उठाओ, बॉन्डिंग उठाओ। जब तक हमें ये रियलाइज होगा तब तक बहुत लेट हो जाएगी 4 महीने बाद कि भैया पेपर में क्या आया है। तो अगर तुम समझ पाओ कि पेपर में क्या आएगा, हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर। पेपर में क्या तुम सोचते हो आएगा और पेपर में क्या आएगा वो प्रीवियस नॉलेज से ही पता लगेगा, पुराने सालों की एनालिसिस से ही पता लगेगा। तो हर चैप्टर शुरू करने से पहले आपको चैप्टर का एनालिसिस करना है, आपको पता होना चाहिए कि इस पे मेरे को कितना समय किस पे बिताना है। रिवीजन करते समय पता होना चाहिए कितना समय किस पे बताना है। आप पूरा पूरा चैप्टर अब पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, सर छोड़ दे, नहीं, समय यूटिलाइज करो ना। अगर मैं आपको एटॉमिक पढ़ा रहा हूं तो बोहर से शुरू कर दूं ना। बोहर और किससे आता है, बोहर से आता है एटॉमिक में, और आपके क्या बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, और तीसरा पार्ट हो गया आपका ये क्वांटम नंबर्स, खत्म। बाकी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा ना। सिलेबस 720 मार्क्स की बात हो रही है, 700 मार्क्स की बात हो रही है, तो मैं तो कुछ छुड़वा नहीं सकता। पेपर आ गया तो तुम मेरे मत्थे आओगे। और तुम्हें तो पता है ना कि मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम टाइम किस पे देना है, रदरफोर्ड पे नहीं, क्या आपके आइसोटोप्स पे नहीं, मैक्सिमम टाइम देना आपको बोहर पे, क्वांटम नंबर पे। तो यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर एंड यू मस्ट हैव द अंडरस्टैंडिंग टेस्ट चल कैसे रहा है। टेस्ट को फील करना शुरू करो, जिस दिन टेस्ट को फील करोगे उस दिन समझ जाओगे कि टेस्ट आपको फील कर पा रहा है। कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मेरे पास जो हमें पता होना चाहिए कि इनमें से सही क्या है, गलत क्या है, राइट्स और रॉन्ग्स। ये अगर पता होंगे तो हम बहुत अच्छे से अपने काम के लिए आगे बढ़ पाएंगे। राइट्स और रॉन्ग्स, मॉक टेस्ट देना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने। क्यों सर, पढ़ेंगे कैसे? वीडियो लेक्चर्स देखने का समय निकल गया बाबू।
पढ़ने का समय निकल गया सर, अब नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ ऐसे नोट से पढ़ेंगे, या तो जो हमारे बने हुए हैं, या हमने जो प्रिंटेड लिए हैं, या जो बेस्ट नोट्स हमें मार्केट में अवेलेबल मिल गए। सर इंटरनेट से हम 25 नोट डाउनलोड नहीं करेंगे। अगर आप इंटरनेट से 25 नोट डाउनलोड कर रहे हो तो दिक्कत यह है कि आप तो अपने आप के खजाने भर रहे हो, आप पढ़ थोड़ी ना रहे हो। तो 25 नोट्स डाउनलोड करने का कोई पॉइंट नहीं है। गो गेट द बेस्ट नोट्स अगर आपके पास अभी तक नोट्स नहीं है। वन शॉट्स, वन शॉट्स उनके लिए होते हैं जो सब पढ़ के बैठे हैं, 2 बार रिवाइज करके बैठे हैं, और बस अब चला के बैठ गए, देख लिया, आंसर कर लिया, पेपर हो गया, क्वेश्चन हो गया, जल्दी से हो गया। वन शॉट देखा ही 1.5x पे जाता है। तो वन शॉट उसके लिए नहीं है जो बेसिक पढ़ना चाहते हैं, शुरू से पढ़ना चाहते हैं। अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हो तो एक ही तरीका है, ये समझो कि फास्टेस्ट पढ़ना है और अपने किसी प्रिंटेड नोट से पढ़ना है। नोट्स नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फुल नोट्स नहीं, फिर बोला अब फुल नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहा। अब 720 700 मार्क्स लाने हैं कितने महीने में? 4 महीने में। फुल नोट्स बना लिए तो 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने बाद क्या करोगे? उस नोट्स को बेच के आओगे, रद्दी में बिकेंगे 10 रुपए में। समझ गए? टॉपर्स से कहीं से फुल नोट जुगाड़ो। जो जो टॉपर्स होते हैं, जो AIR लेके आते हैं, उनके फुल नोट जुगाड़ो अगर आपको मिल पाए तो। उनके फुल नोट से ही आपको पता लगेगा कि क्या क्या आप सोचते हो और क्या क्या वो सोचते हैं। क्योंकि ये मैंने माना है, ये तुम भी जानते हो, कि जो 720 लाता है वो क्या है? वो 0.01 का भी 1% है। अगर वो 0.01 का 1% है तो वो 100% कैसे, वो 700 ला रहा है तो कैसे ला रहा है? क्योंकि वो पेपर के रूह, पेपर की आत्मा को समझ गया है, टेस्ट की आत्मा को समझ गया। 720 मार्क्स मतलब, सर आप बार बार 700 700 क्यों करे जा रहे हो? हम तो 600 भी ले आएंगे। अबे 700 के लिए जब तैयारी करोगे तभी तो 500 आएंगे, तभी तो 600 आएंगे। अगर 500 की तैयारी करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ी ना मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 700 सोचोगे तब जाके तुम्हारे 500 550 600 आ पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? मार्क्स फुल रखो, अबे एम तो बड़ा रखो। अभी से डिमोटिवेट हो गए, एम छोटा कर लोगे तो कैसे होगा काम? चैप्टर से पहले एनालाइज द चैप्टर, जैसे मैंने आपको बताया। एवरेज मार्क्स देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए। रिवाइज वाइल डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज। कोचिंग आ रहे हैं? एस ब्लॉक याद करिए, ट्रेंड्स याद करिए एटॉमिक रेडियस के, थर्मोडायनेमिक में वर्क के सारे फॉर्मूले याद कीजिए जब चलते हुए आ रहे हैं। खाना खा रहे हैं, अपने मन में बायोलॉजी के जो आपके मेमोराइजिंग वाली टर्म्स हैं उनको याद कीजिए, उनका मीनिंग क्या है याद कीजिए, उनको समझिए, उनको फील कीजिए। और फील ही मत करते रह जाइए, जैसे ही समझ में आ जाए आगे मूव भी करिए। चैलेंज योरसेल्फ। अगर किसी दिन 8 घंटे पढ़ने के बाद भी लग रहा है एनर्जी बची है तो अपने आप को 10-12 घंटे तक खींचिए। हर दिन अगर आप आधा घंटा बढ़ाएंगे तो आप जब तक पेपर देने जाएंगे तब तक आप फुल टू प्रो बन जाएंगे टाइम मैनेजमेंट के। शॉर्ट ब्रेक्स लीजिए, छोटे छोटे ब्रेक्स बीच में लेना शुरू कीजिए। पूरा लंबा 1 घंटे में एक बार में नहीं पढ़ना है, एक बार में स्टडी नहीं होती है। आपको अपने सेहत का भी ख्याल रखना है, छोटे छोटे ब्रेक लीजिए। सर आप बोल तो लंबा पढ़ो, फिर आप बोल दो छोटे ब्रेक लो। अरे भाई तो दोनों साइमल्टेनियस थोड़ी ना होता है, दोनों साइमल्टेनियस होता है। आई एम सॉरी, अगर शॉर्ट ब्रेक लेना है तो छोटे छोटे 10-10 20-20 मिनट के 5-5 मिनट के ब्रेक लीजिए और उसको अपने एक्टिविटीज में डालिए। उसमें आप मेडिटेट कीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी सांसें लीजिए, सोचिए, अपने घर पे बात कर लीजिए। पबजी मत चलाइए, इंस्टाग्राम मत चलाइए। टेक योर फोन आउट ऑफ द इक्वेशन। खिड़की खोलो, फोन बाहर फेंक दो। फोन बंद करके अब 4 महीने के लिए रख दो, सिर्फ तब ओपन होगा जब घर वालों से बात करनी है। बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी के लिए अंडरलाइन कर करके नोट्स पढ़िए, अच्छे क्वालिटी के टीचर के नोट्स जो टीचर ने बनवाए हैं, या जो रैंकर के नोट्स मिले हैं। टीचर और रैंकर के नोट्स को अंडरलाइन कर करके पढ़िए। ये हैं कुछ पॉइंट्स जिसमें हमें अमल करना है, जिसमें हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए, 700 मार्क्स के करीब अपना टारगेट रख पाए। जो बच्चे
अभी अपनी स्टडीज स्टार्ट कर रहे हैं वो भी ये कर सकते हैं। जो बच्चे अपनी स्टडीज खत्म करने के बिल्कुल करीब हैं उनके लिए करना ज़्यादा आसान है। उनको भी ये समझना पड़ेगा कि अब वो दोबारा पूरा नहीं पढ़ सकते, अब उनको अपने रिविजन पे ध्यान देना है। तो जितने भी बच्चे इन वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हैं वो ये बात याद रखें कि 700 मार्क्स अगर सोचेंगे तो पॉसिबल है भी, पर अगर आपने डिसाइड ही कर लिया है कि सोचना ही नहीं है तो फिर तो क्या ही फायदा है हमारे यहां पर इस वीडियो को देखने का। तो जो जो एंड तक यहां पर हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। आई होप आप अपनी लाइफ में नेसेसरी चेंजेस करेंगे इन 4 महीनों में, जिससे हम अपने मुकाम तक पहुंच पाए, सरकारी सीट को हासिल कर पाए। लास्टली, अब बहाने नहीं सुनेंगे। अब बहाने अपने आप को मत दीजिए, सामने वाले को मत दीजिए। अब बहानों के लिए जगह नहीं है। इमोशंस बंद हो गए तो बहाने बंद हो जाएंगे। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस फॉर 4 months and start believing in yourself. Thank you.